चलो यार स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आ रही है आवाज। अ, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? शुरू के अंदर हम लोगों ने देखा है प्रिंट एफ, फिर उसके बाद स्कैन एफ देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट एफ स्कैन एफ के बाद कुछ कंपैरिजंस वगैरह के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इस टाइप की कंपैरिजन। और फिर हमने डेटा टाइप्स डिफरेंट देखी थी और उससे रिलेटेड इश्यूज वगैरह, जैसे फ्लोट को डिवाइड जब मैं किसी से करवा रहा होता हूँ, या दो कांस्टेंट नंबर का रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ डिवीजन का, तो उन दोनों में से कोई एक फ्लोट होना चाहिए। ये एक देखा था मसला। अगर कोई भी फ्लोट नहीं होगा तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। इसके अलावा और क्या देखा था? फिर उसके बाद हम लोग इफ एल्स पे आए थे। इफ एल्स के बाद नेस्टेड इफ एल्स पे आए थे। नेस्टेड इफ एल्स के बाद हम लोगों ने देखा था स्विच केस स्टेटमेंट्स। फिर वहाँ पे हमारा लेक्चर 3 तक तो ख़त्म हो चुका था, चैप्टर 3। चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है आज का। इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिपीटिशन या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स। यानी कि मैं चाह रहा हूँ कोई एक स्पेसिफिक लाइन जो है या मल्टीपल स्पेसिफिक लाइंस जो हैं वो बार बार रिपीट होती रहें। लेट से मैंने बोल दिया 10 दफ़ा प्रिंट करवा दो मेरा नाम, तो प्रिंट एफ में एक ही दफ़ा लिखूं। ये 10 दफ़ा प्रिंट होने वाला काम किसी कंस्ट्रक्ट से हो जाए ये काम, ठीक है। यानी कि कोई कमांड वगैरह मैं ऐसी लगाऊं कि वो 10 दफ़ा प्रिंट करवा दे, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग लूप्स वगैरह के ऊपर आते हैं, लूप के अंदर किस तरीके से काम वगैरह होता है। तो लूप जो हैं वो मेन 3 किस्म के मेन लूप्स हैं: वाइल, डू वाइल और फॉर, ठीक है। वाइल और डू वाइल और फॉर, इन तीनों में फ़र्क क्या है वो एक एक करके अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किसके ऊपर? पहले तो तीनों दिखाया है। वाइल लूप जो है उसके अंदर कोई ना कोई वाइल बाहर लिख दिया, और कंडीशन, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद अंदर जो कमांड्स वगैरह हैं वो रन होती हैं। फॉर लूप के अंदर हमारे पास इनिशियल कहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना लूप, और कंडीशन डिसाइड करनी है कहाँ तक जाना है। और जो इनिशियल कंडीशन है उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी मैं करवाता हूँ लूप के, मतलब इस कमांड के ब्रैकेट के अंदर ही। जबकि वाइल लूप के अंदर भी तकरीबन सेम होता ही है फॉर लूप जैसा, लेकिन इसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह जो है नंबर्स वगैरह की, वो स्टेटमेंट्स के साथ ही हो रही होती है। मतलब मैं लेट से बोल दूँ आई लेस देन जब तक 10 है, ये कंडीशन मैंने बोल दिया, आई कुछ लिया वेरिएबल और बोल दिया मैंने आई लेस देन जब तक 10 है तब तक लूप चलाते रहो। आई लेस देन 10 जब तक है तब तक लूप चलाते रहो। और लूप के सबसे आखिरी कमांड मैंने क्या लिख दी? आई प्लस प्लस, ठीक है। तो काम इस वाइल लूप से भी वही हो रहा है जो इस फॉर लूप से हो रहा है, बस लिखने का अंदाज थोड़ा सा चेंज हो गया है। काम दोनों एक ही कर रहे हैं। डिपेंड, जहाँ पे आप लोगों को जिसमें आसानी हो बंदा वो यूज़ कर सकता है। जो मैं वाइल लूप से काम ले पा रहा हूँ वो डू वाइल से भी ले सकता हूँ, और इसी तरीके से फॉर से जो काम ले रहा हूँ वो डू वाइल से भी ले सकता हूँ मैं काम, ठीक है। अ, तो डू वाइल के अंदर बस ये है, वाइल और फॉर लूप के मुकाबले में डू वाइल के अंदर जो है वो स्टेटमेंट कम से कम वन टाइम रन होगी। इसके अंदर अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई तो अंदर जाएगा ही नहीं लूप के, डायरेक्टली जंप कर जाएगा लूप से बाहर जो भी नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है उसके ऊपर। फॉर और वाइल के अंदर भी यही होता है, अगर कंडीशन इनिशियल ही फॉल्स हो गई तो वो डायरेक्टली जंप कर जाएगा इस लूप के ब्रैकेट्स के बाहर, बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है। जबकि डू वाइल लूप के अंदर कम से कम स्टेटमेंट जो है ना वो एक दफ़ा रन होती है, उसके बाद कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है डिपेंडिंग उसके। अगर ट्रू है तो ये कंडीशन यानी कि स्टेटमेंट्स जो है इस डू वाइल के अंदर उतनी दफ़ा फिर और रिपीट करते रहे। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई फिर जाके बाहर आता है, कम से कम एक दफ़ा मतलब इसमें चलता है। सिर्फ ये एक मेन बेसिक फ़र्क है। अ, इसको फॉर या वाइल लूप जैसे बनाने के लिए हमें बस शुरू में एक इफ लगा दो यार, वो पहली दफ़ा भी नहीं चलेगा फिर, ठीक है। मतलब इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है तो इस डू वाइल लूप के अंदर जा रहा है, तो ये बस एक फजूल का अगर ज़बरदस्ती बनाने वाली कोशिश है ना, अगर वो करनी है तो हो सकता है ये भी काम।
कि डू वाइल लूप को मैं फॉर या वाइल लूप जैसा बना दूं। ठीक है, तो हाँ। हाँ कोई कुछ कह रहा है? चलो खैर, आगे चलते हैं। तो खैर, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यार, वाइल लूप देख लेते हैं। अगर वाइल लूप की एग्जांपल आ गई है तो लूप के अंदर हो क्या रहा होता है यार। वाइल लूप के अंदर आई लेस देन 101, जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी 10 की, लेस देन 10। तो इसमें हो क्या रहा होगा, जब इनिशियली मैंने देखा आई के अंदर इनिशियली वैल्यू मैंने 1 सेट करवाई थी। ठीक है, तो 1 सेट करवाने की वजह से आई लेस देन 10 है, 101 है, बिल्कुल ट्रू है ये वाली कंडीशन। कंडीशन ट्रू हो गई तो वो अंदर चला गया और इसने प्रिंट करवा दिया आई की वैल्यू। आई की वैल्यू प्रिंट करवा दी। आई की वैल्यू प्रिंट करने के बाद वो उसने क्या किया, आई के अंदर एक इंक्रीमेंट करवा दिया। इंक्रीमेंट करवाने के बाद जब लूप खत्म हुआ यहाँ पर इस लाइन के बाद, तो ये वापस पीछे गया वाइल लूप की कंडीशन चेक होने के लिए। क्या अब वाइल जो है एक इंक्रीमेंट होने के बाद क्या 101 से लेस है अभी भी? अगर है तो दोबारा यही काम करो। तो जब सेकंड टाइम रन हो रहा होगा तो बिल्कुल होगा, थर्ड टाइम होगा तब भी रन होगा, जब तक ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 101 तक नहीं पहुंच जाती। जैसे ही 101 होगी तो वो लेस 101 नहीं है, इक्वल है। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हुई तो वो अंदर नहीं जाएगा, रिटर्न हो जाएगा मेरा कोड। तो इस कोड का रिजल्ट मुझे क्या दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा होगा यार 1 से प्रिंट होते हुए पूरा मैं जा रहा हूँ 100 तक। तो 1 से 100 तक प्रिंट करने के लिए मेरा ये कोड जो है काम कर रहा होगा। ये कोड जो है 1 से 100 तक का प्रिंट करवाएगा। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं नॉन काउंटिंग कंडीशन। अच्छा, लेट्स से मैं कुछ इस टाइप का कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ। ये तो काउंटिंग वाली कंडीशन थी ना, काउंटिंग वाली कंडीशन तो मैं फॉर लूप से भी करवा सकता हूँ और उसमें ज़्यादा आसानी से हो जाता है ये काम। मतलब वो समझ में ज़्यादा बेहतर आता है। फॉर लूप जो है काउंटिंग से रिलेटेड, मतलब 10 टाइम्स मुझे अगर करवाना है कोई चीज़ प्रिंट या 100 टाइम्स प्रिंट करवानी है, तो फॉर लूप जब बताऊंगा तो तुम लोगों को ज़्यादा बेहतर वो ही लगेगा कंडीशन वाइज। जब हमें कोई पर्टिकुलर टास्क जो है वो 10 टाइम्स या 100 टाइम्स अगर प्रिंट करवाना हो तो उसमें ज़्यादा बेहतर है। वाइल लूप के अंदर हम लोग किस टाइप की कंडीशंस या किस टाइप के हम लोग काम करवाते हैं जनरली, मतलब इस लूप से हम लोग क्या काम करवा रहे होते हैं। लेट्स से मैंने कुछ काम करवाना है। ठीक है, उस काम के अंदर ना मैं कुछ टास्क वगैरह परफॉर्म कर रहा हूँ और उस वक्त तक ये काम होता रहे, इसके बीच में जो भी मैं काम करवा रहा हूँ वो उस वक्त तक होता रहे जब तक मैं क्यू या पूरा क्विट वो एंटर ना कर दूं। मतलब लेट से इसके अंदर मैं कुछ काम करवा रहा हूँ, वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट यूजर के मैं नाम स्टोर करवा रहा था। लेट से मेरे पास एक ये काम था, तो मैंने एक स्कैनफ बनाया और एक प्रिंटफ लिखा। ठीक है, प्रिंटफ और एक स्कैनफ से एक वो बना दिया और इनका रिजल्ट जो है वो मैं एक स्टोर करवा रहा हूँ किसी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, बार बार करवा रहा हूँ और बार बार मतलब मैंने कुछ ऐसा बना दिया इस वेरिएबल को कि ये हर दफ़ा एक नया वेरिएबल आ जाता है इसकी जगह, ये जो है। अब इसका तुम लोगों का भी अंदाज़ा नहीं तो क्लियर करता हूँ मैं, ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं एरे। ठीक है, तो ए लेट से A3 में कुछ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ए सबस्क्रिप्ट 3, तो ये एक वेरिएबल का नाम है A3। इसी तरीके से A0 A1 A2 वेरिएबल का नाम जो है वो मेरे मेन ए ही है, लेकिन सब स्क्रिप्ट की वजह से ये डिफरेंट नाम बन गए। यानी कि A0 A1 A2 जब इंटीजर मैं लिखूंगा तो A0 एक मेरे पास अलग वेरिएबल है, A1 एक अलग वेरिएबल है। तो इस तरीके से हजारों बनाने से बेहतर जो होता है मैं एक एरे क्रिएट कर दूं। ठीक है, तो मैंने A3 लिख दिया तो ये इंटीजर 3 की एक एरे बन गई है। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रिंग भी होती है एक चीज जिसके अंदर मैं नाम वगैरह स्टोर करवा सकता हूँ। खैर वो चीजें आगे जब आएंगी ना तो वो तुम लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं लूप की बस एक एग्जांपल देना चाह रहा सर, हूँ। क्या क्या सर हुआ? वो कंकेटेनेशन तो नहीं थी वो दूसरे से, वो जो आप बता रहे थे अभी वो कंकेटेनेशन थी क्या?
नहीं, सर ने पहले बताई थी जब वो फ्लो चार्ट्स बता रहे थे। कॉन्कैटिनेशन कुछ तो और चीज, अलग होती है। वो कुछ और चीज होती है। वो लेट से मैंने अपना नाम लिखा है उस्मान, ठीक है, और अमीन, ठीक है। तो ये मेरा दो डिफरेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर है। लेट से वेरिएबल वन और वेरिएबल टू, दो डिफरेंट वेरिएबल में। अब मुझे क्या करवाना है, इसको कॉन्कैटिनेट करवाना है ताकि मेरे पास पूरा स्ट्रेट में एक नाम लिखा हुआ है। तो कॉन्कैटिनेशन इसको कहते हैं कि दोनों वेरिएबल्स आपस में कंबाइन हो गए और मेरे पास क्या आया, मान आमीन, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ आ गया। यहाँ प्रिंट करवाते वक्त यहाँ एक कंबाइंड वेरिएबल इसका बना दिया मैंने, v3। तो v3 किसके बराबर होगा, कॉन्कैटिनेट की कुछ कमांड्स होती हैं ब्रैकेट के अंदर, दोनों वेरिएबल जिनको मैंने कॉन्कैटिनेट करवाना है उन दोनों वेरिएबल्स को इनपुट कर दिया, यानी कि v1 और v2 को ऐड अप कर दो, मिला दो और v3 में स्टोर करवा दो जो रिजल्ट बना। तो कॉन्कैटिनेशन एक अलग थ्योरी है, उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे जब स्ट्रिंग्स और एरे वगैरह पढ़ेंगे। तो अभी मैं सिर्फ लूप की साइड से करवा रहा हूँ। मैं ये चाह रहा था यार, मतलब लेट से मैं कोई डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उस डेटाबेस के अंदर किस चीज़ का डेटाबेस, लोगों के नाम का डेटाबेस। मतलब लेट से इस क्लास के अंदर जितने नाम है मैं उसका एक डेटाबेस बनाना चाह रहा हूँ। तो 35 लेट से अभी ज्वाइन किए मैं, तो 35 का मैं एक इंडिविजुअल, अब ये तो नहीं करूँगा ना प्रिंट एफ लिखूँ फिर स्कैन एफ लिखूँ, एक बंदे का डेटा आ गया, फिर प्रिंट एफ लिखूँ स्कैन एफ लिखूँ दूसरे बंदे का डेटा आ गया, यानी कि एंटर फर्स्ट पर्सन नेम, एंटर सेकंड पर्सन नेम, एंटर थर्ड पर्सन नेम। तो यहाँ पर स्कैन एफ की वजह से वो वेट कर रहा होगा यूज़र का कि टाइप करें एंटर नाम। अब ये जो है ये काम मैं 35 दफ़ा लिखने से बेहतर है इसको ना मैं एक लूप के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अब 35 दफ़ा चलने के बाद इसको रोकना कैसे, और लेट से कल के दिन ये 35 से 36 हो गया, तो मेरा कोड जो है ना वो थोड़ा सा जनरल है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस लूप को जो है ना वाइल लूप लगाऊं, ठीक है। वाइल लूप में कंडीशन क्या लिखूं कि जब तक मैं नाम की जगह ना क्विट एंटर नहीं कर देता वेरिएबल नेम के अंदर, डबल इक्वल्स टू वेरिएबल, उल्टा लिख दिया मैंने, खैर मतलब समझ जाओ यार। वेरिएबल के अंदर जब तक मैं क्विट एंटर नहीं कर देता डबल इक्वल आएगा, और रबर, यार ये पेन का रंग कैसे चेंज होगा, रेड, हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि वेरिएबल डबल इक्वल QUIT, क्विट जब तक मैं नाम के तौर पे एंटर नहीं कर देता तब तक इस वाइल लूप से बाहर नहीं आऊँ। तो अब इस कोड से मेरे पास क्या हुआ, मैं इस लूप के अंदर घुसा पहली दफा, पहली दफा जब एंटर हुआ इस लूप के अंदर तब प्रिंट एफ दिखेगा मुझे, स्कैन एफ दिखेगा, मैंने एक बंदे का नाम एंटर कर दिया। अब मैं नाम एंटर किया तो वो लेट से उस्मान था, ठीक है। तो उस्मान की वजह से वो जब लूप के बाहर आएगा और ब्रैकेट में वो चेक करेगा कि मैंने वेरिएबल के अंदर क्या डलवाया है, तो वो क्विट नहीं था ऑफ कोर्स। तो उस्मान और क्विट फॉल्स हो गई कंडीशन, बल्कि इसका रिजल्ट मैंने नोट करना है, ठीक है। जब तक मैं क्विट नहीं एंटर करता तब तक काम करते रहे, ठीक है। तो क्विट नहीं था ये, तो ये लूप के अंदर दोबारा चला गया, दोबारा इसने प्रिंट एफ किया और स्कैन एफ लिया, एक नया नाम मैंने एंटर किया लेट से आदिल, इस ये नाम एंटर किया, ये भी क्विट के बराबर नहीं था, दोबारा इस लूप के अंदर चला गया और मैं नाम उस वक्त तक एंटर करता रहूंगा जब तक मैं सारे नाम एंटर करने के बाद QUIT ना लिख दूं, ठीक है। तो क्विट लिखने से फिर मेरे पास ये जो लूप है ना एग्जिट हो जाएगा, या लेट से मैं बोल दूं एग्जिट, जब तक मैं नहीं लिख दूं तब तक लूप एग्जिट ना हो। तो इस टाइप की हम लोग जब स्टेटमेंट्स वगैरह या कुछ इस टाइप के हम कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं इस कंडीशन के तौर पे, तो वाइल लूप सबसे बेस्ट रहता है कि हमें पता नहीं है कितनी दफ़ा ये लूप चलना है, तो अनडिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए जब चलाना हो तो वाइल लूप सबसे बेस्ट है। डू वाइल उससे भी बेस्ट है, ये जो अभी मैंने सवाल दिया था ना, मतलब नाम एंटर करवाते रहो उस वक्त तक जब तक क्विट ना आ जाए, तो एटलीस्ट पहली दफ़ा तो नाम एंटर करना ही करना है, तो डू वाइल ज़्यादा बेहतर है इस केस के अंदर, ठीक है। बाकी काम इस वाइल लूप से भी हो जाएगा, बस इनिशियली मुझे इस वेरिएबल के अंदर ना कुछ स्टोर करवा के रखना होगा,
वेरिएबल के अंदर इनिशियली मैंने स्टोर लेट से कुछ करवा दिया 1 2 3 या XYZ नेम के तौर पे, तो वो जब पहली दफ़ा चल रहा होगा तो उसने वेरिएबल को चेक किया XYZ बिल्कुल नॉट इक्वल है हमारे पास क्विट से, नॉट इक्वल है क्विट से, तो हमारे पास क्या हुआ, लूप के अंदर चला गया पहली दफ़ा, इसलिए। तो खैर हो कुछ भी सकता है, डिपेंडिंग क्या सिनेरियो हमारे पास गिवन है उसके लिहाज से हम लोग इसको कुछ भी बना सकते हैं वाइल लूप को। तो खैर मेन जो मकसद था वाइल लूप का वो यही है कि वाइल लूप हम लोग मेनली उसके लिए यूज कर रहे होते हैं जब हमें डिफाइंड ना हो कि कितनी दफ़ा चलना है। अगर प्री डिफाइंड है, लेट्स से 10 टाइम्स हमने प्रिंट करवाना है अपना नाम, तो उसमें फॉर लूप वगैरह बेहतर रहता है। ठीक है, तो फॉर लूप की एग्जांपल एक देख लेते हैं। वाइल 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 फॉर लूप बाद में करते हैं, पहले वाइल लूप के जो डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, ये एक और एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर इंटीजर नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, और उसका मैं रिमाइंडर निकलवा रहा हूँ कि मेरे पास मतलब ये कोड क्या कर रहा है, सम प्लस इंटीजर t डिवाइड बाय 10। अच्छा, मैंने कोई नंबर इंटीजर नंबर एंटर किया है, तो उस इंटीजर नंबर के अंदर ना ये जितनी वो टर्म्स हैं, यानी कि 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इन सबको मुझे ऐड करना है। अब लेट से किसी यूज़र ने एंटर कर दिया 154, लेट से ये एंटर किया, तो इसका रिजल्ट मेरे पास 10 कुछ दिखना चाहिए। मुझे इस टाइप का कुछ कोड लिखना है, यानी कि वो क्या करे, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट साइट की जो डेसिमल वैल्यू है उसको उठाए, फिर उसके बाद वाली वैल्यू उठाए, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में एडिशन परफॉर्म करे, फिर उसके बाद जो भी डिजिट है उसको उठाए, फिर एडिशन परफॉर्म कर दे, लास्ट 4 है, तो जो रिजल्ट आए बस वो प्रिंट करवाना है मुझे। ठीक है, तो 5 4 9 और 1 10, तो 10 प्रिंट हो जाए। तो ये मेरा सवाल था कि यूज़र ने एक इंटीजर नंबर एंटर करना है, उस इंटीजर नंबर के तमाम जो मतलब डिफरेंट वो है यूनिट्स, उनको आपस में सम अप करके जो रिजल्ट बनता है वो शो करना है। तो कोड ये था हमारे पास, मतलब जो सवाल रिक्वायर्ड था इसमें बनाने का। तो इसको करा किस तरीके से हम लोगों ने, इसको परफॉर्म करने के लिए हमने ये किया, नंबर उठाया, उसको किस डेटा टाइप में स्टोर करवाया, उसको डेटा टाइप में स्टोर करवाया हमने इंटीजर की। ठीक है, अच्छा, अब इस इंटीजर की डेटा टाइप में स्टोर करवाने से ना हमें एक फ़ायदा मिलेगा अभी आगे चल के, वो देखना क्या फ़ायदा मिलता है अभी। वैल्यू थी लेट से 154 थी, अब इस 154 में से ना मुझे सबसे पहला डिजिट उठाना है, बाकी सब कुछ एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो ये करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ना मैं 154 को मैं डिवाइड कर दूँ 10 से। ठीक है, या 10 से डिवाइड करने के बजाय रिमाइंडर वाले ही मेथड पे चल लेते हैं। बराबर कहाँ है हम, कहाँ है, हाँ, मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि 154 का ना मुझे रिमाइंडर निकालना है 10 से। ठीक है, जो भी यूज़र ने एंटर किया है नंबर, ठीक है, उस नंबर का डिवाइड करवाया है हमने 10 से और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या है, यानी कि 154 को जब मैं डिवाइड करूँगा 10 से तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, मेरे ख्याल से 1 आना चाहिए। 4 बचेगा सर। क्या, 4 आएगा सर, जाहिर सी बात है। हाँ सॉरी, बिल्कुल 4 आएगा। अ, तो पेन का है यार मेरे पास, हाँ,
तो रिमाइंडर मेरे पास 4 आ गया, तो ये मेरे पास 4 जो है ना वो एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है, मेरे इस नंबर में से, ठीक है। अब इस 4 को मैंने ऐड करवा देना है, यानी कि एक 4 जो है मेरे पास किस वेरिएबल में स्टोर हुआ हुआ है, रिमाइंडर के एक वेरिएबल में स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन के अंदर इसको ऐड अप करवा दिया एस के साथ। एस के अंदर इनिशियली हम लोगों ने क्या डाला है, सम के अंदर 0 वैल्यू डाली हुई है, ठीक है। तो रिमाइंडर को ऐड करवा दिया जब मैंने सम के साथ, तो 4 प्लस 0 रिमाइंडर के अंदर, ओ सॉरी, सम के अंदर मेरे पास एक न्यू वैल्यू अपडेट हो चुकी है, उसकी वैल्यू क्या हो गई है, अब 4 हो गई है, ठीक है। 0 से हटके अब वो 4 बन चुका है। अब t को डिवाइड कर दिया मैंने 10 से, तो t को जब मैंने इस वाली लाइन के अंदर 10 से डिवाइड किया है, तो t वेरिएबल मेरे पास क्या है, डेटा टाइप उसकी इंटीजर है यार। हाँ हाँ, टी की डेटा टाइप क्या है मेरे पास, इंटीजर है। इंटीजर की वजह से 154 को जब मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास बचना क्या चाहिए, 115.4 वैल्यू आनी चाहिए, अगर मैं फ्लोटिंग में देखूं तो एक्चुअल वैल्यू। लेकिन इंटीजर डेटा टाइप की वजह से ना ये 4 और पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ है ना वो सब स्किप हो जाएंगी, सिर्फ मेरे पास अब क्या बचा, 15, ठीक है, 15 बचा। अब मैंने क्या किया, दोबारा से इस लूप को चला दिया, ठीक है। यानी कि यही काम मैंने जो अभी किया है उसको दोबारा से परफॉर्म किया। अब मैंने क्या किया, 15 को दोबारा रिमाइंडर लिया है 10 से, यानी कि अब मैंने 10 से डिवाइड करवा के देखा है रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो 15 को जब 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5। तो अब क्या होगा, 4 प्लस 5, लास्ट वैल्यू जो थी मेरे पास एस की वो 4 थी, करंट वैल्यू रिमाइंडर की जो है वो 5 आ गई रिमाइंडर के अंदर, सम के अंदर लास्ट वैल्यू 4 थी, तो इन दोनों को ऐड किया तो 4 प्लस 5 9 हो गया मेरे पास। अब सम के अंदर जो है वो 9 स्टोर हो चुका है, सही है। अच्छा, अब 9 स्टोर होने के बाद जो है उस जो मेरे पास वैल्यू चल रही थी, यानी कि टी वैल्यू, उस टी वैल्यू का मैंने दोबारा डिवाइड करवा दिया 10 से। तो 10 से डिवाइड करने की वजह से मेरे पास क्या बचा, 15 डिवाइड बाई 10 1.5 आएगा। तो 0.5 अब दोबारा से स्किप, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है, मेरे पास बचा क्या, 1। क्या, तो 1 बचने की वजह से अब मुझे एक दफ़ा और लूप चलाना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1 को मैंने ऐड कर दिया 9 के साथ, रिजल्ट आ गया मेरे पास फाइनली 10, ठीक है। तो एल्गोरिदम कुछ इस टाइप का था, इसके अंदर मैंने एक एक करके रिमाइंडर की वजह से एक एक करके इन वेरिएबल्स को उठाया और ऐड अप करते गया उन वैल्यूज़ को, ज़ीरो के साथ इनिशियली ऐड किया, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया था उसको उसी वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, ताकि जब नेक्स्ट टाइम चल रहा हो तो वो ज़ीरो रिप्लेस होके न्यू अपडेटेड वैल्यू बन जाए, ठीक है। तो इनिशियली जो था वो ज़ीरो था, उसी वेरिएबल में रिप्लेस करवाया, ज़ीरो अपडेट होके 4 बना, 4 में फिर मैंने 5 ऐड करवाया, 9 बन गया ये अपडेट होके, फिर 10 बन चुका। अब 10 के बाद जब मैंने इस 1 को जो है लास्ट एक और दफ़ा जब मैं डिवाइड करूंगा 10 से, तो मेरे पास क्या आएगा, 0.1, 0.1 ये वैल्यू आएगी। रिमाइंडर मतलब क्या है, 1 है, ठीक है, इसके अंदर। तो 0.1 वैल्यू आ गई, 0.1 का मतलब इंटीजर की वजह से पॉइंट गायब हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या मेरे पास, जीरो। तो जीरो बचा, तो अब वाइल लूप क्या होगा, फॉल्स हो गई कंडीशन, क्योंकि अब उसकी टी की वैल्यू जो है वो अपडेट होके अब जीरो हो चुकी है, डिवाइड होके, ठीक है। पहले 154 थी, डिवाइड हुई 15 बची, फिर डिवाइड हुई 1 बची, फिर डिवाइड हुई 0 बच गई अब वैल्यू टी की। तो जिस टाइम पे जीरो हुई ये लूप जो है अब वो दोबारा से नहीं चलेगा, यानी कि लूप की कंडीशन क्या थी, उस वक्त तक चलाते रहो जब तक जीरो ना आ जाए मेरे पास, ठीक है। यानी कि डिवाइड उस वक्त तक करवाते रहो। अब मैंने, मेरी जो यूजर ने जो एंटर किया है नंबर, उसको उस वक्त तक डिवाइड करवाते रहो जब तक जीरो ना आ जाए। और इन दो चीज़ों से मेरे पास जो है वो मेन सम निकल रहा है कि इंडिविजुअल डिजिट्स का आपस में सम होके क्या फाइनल रिजल्ट बन रहा है, ठीक है। फिर आखिर में हमने क्या किया, जब लूप से बाहर आ गए तो सम ऑफ डिजिट्स प्रिंट आउट करवा दिए, 9 + 1 10 आ गया रिजल्ट फाइनली। तो ये था एल्गोरिथम इस चीज़ का, सम ऑफ द डिजिट्स निकालना है हमने जो यूज़र ने एंटर किया है नंबर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एलसीएम या जीसीडी भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। टू नंबर्स जो हमने एंटर किए हैं उनका एलसीएम क्या है या जीसीडी क्या है, ठीक है। तो उसके लिए ये एक एल्गोरिथम है छोटा सा,
इस एल्गोरिदम में मैं एलसीएम का बता रहा हूँ, जीसीडी का नहीं बता रहा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम लोगों ने ये किया कि सबसे पहले तो दो नंबर एंटर करवा लिए यूज़र से, जो भी नंबर से, लेट्स से 9 एंड 24, ये दो नंबर से। इन दो नंबर्स का हमारे पास एलसीएम जो है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है हमारे पास, और जीसीडी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फिर हमने क्या किया, ये जो मेन वेरिएबल्स है एक्स और वाई, वो वेरिएबल्स हमारे कहीं रिप्लेस वगैरह ना हो जाए किसी ऑपरेशन वगैरह आगे जब परफॉर्म करूँगा, तो उस ऑपरेशन की वजह से, परफॉर्म करने की वजह से वो रिप्लेस ना हो जाए, तो एक डमी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दिया, यानी कि ए और बी के अंदर। ठीक है, एक्स और वाई को। ठीक है, तो ए का मतलब क्या है, एक्स है, और वाई का मतलब वही जो भी मैंने बी के अंदर वाई मैंने डलवा दिया। सही है, तो अब मैंने वाइल लूप उस वक्त तक चलाना है जब तक बी की वैल्यू जो है वो 0 की इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करना है, हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया टी हम लोगों ने, इसके अंदर टी के अंदर मैंने बी की वैल्यू स्टोर करवाई है, और बी के अंदर मैंने क्या डलवाया है, ए और बी का डिवीजन, यानी कि डिवीजन तो नहीं कहेंगे इसको, रिमाइंडर कहेंगे। ए और बी को जब मैंने डिवाइड करवाया तो उसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, यानी कि ए के अंदर लेट से 9 था और बी के अंदर मेरे पास क्या था, 24। तो जब इन दोनों को डिवाइड करवाया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो 9 डिवाइड बाई 24, मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ भाई, कोई है, रिमाइंडर क्या आएगा। पूरा 24 ही आ जाएगा मेरे ख्याल से, या जो भी है, मेरे ख्याल से तो 24 ही आएगा। 24 9 0.24 ही आ जाएगा। ओ सॉरी, 0 9 वैसे ही रहेगा। हाँ, मतलब इस तरीके से बस डिवीजन चलेगी। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है वो मैंने निकलवाया पहले, सबसे पहले इसको मैं पहले रिप्लेस कर लेता हूँ। एक्स के अंदर जो है वो मैंने 24 ऐड करवाया, वाई के अंदर मैंने 9 करवाया, थोड़ा आसान हो जाएगा समझाना। ठीक है, तो ए परसेंटेज बी जब मैंने किया तो 24 को मैंने 9 से डिवाइड करवाया है। ठीक है, तो 24 डिवाइड बाय 9, रिमाइंडर बता दो कोई। 24 डिवाइड बाय 9 0.375। हाँ 0.37। ये तो आंसर आ रहा है सर, ये आंसर आ रहा है। सर अगर मैं सर 3 रिमाइंडर होगा ना, नहीं 1 मिनट, सॉरी 3 6 रिमाइंडर है। रिमाइंडर होगा सर। जब 24 ओवर 9 किया ना तो मेरे पास 3 रिमाइंडर है। ठीक है, सर 3 कैसे होगा सर? क्या 18 होता है ना सर, तो वो तो अच्छा। तो क्या आएगा, 2 आएगा सर। सही है, बचा क्या रिमाइंडर। 6। अच्छा जी 6 बचा। तो यार फिर ये कैलकुलेटर 3 में रहा है। सर 2.6 आएगा। 2.66 आ रहा है सर। 2 पॉइंट, हाँ वो तो आएगा 6666, तो मेरे पास 6 रिमाइंडर बचा है, जो भी है खैर। क्लियर ऑन। तो 6 रिमाइंडर बचा है मेरे पास बी के अंदर। अच्छा अब इस 6 के बाद क्या हुआ, बी के अंदर मेरे पास 6 आया है। टी की वैल्यू जो कुछ भी थी मेरे पास, टी की वैल्यू क्या थी भाई, वैल्यू भी लिख के चलते हैं। एक्स के अंदर मैंने रखा था 24, वाई के अंदर मैंने रखा था 9, तो बी जो है वो मेरे पास 9 है, और टी के अंदर भी मेरे पास 9 है, बी के अंदर भी 9 है मेरे पास। ए परसेंटेज बी जब मैंने किया तो बी के अंदर मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया आ ना। गया। ठीक है, और ए इक्वल्स टू टी,
टी के अंदर क्या चल रहा था, 9 चल रहा था, ठीक है। 9। तो ए के अंदर भी मेरे पास क्या आ गया, 9, सही है ना। तो ये हुआ। अच्छा, बी की वैल्यू जो है वो 9 से अपडेट होके अब 6 हो चुकी है, ठीक है। सर ए का वैल्यू 9 कैसे है, ये थोड़ा समझाइएगा तो। क्या का वैल्यू सर 9। ए की वैल्यू 9 कैसे आई यार, इसको फॉलो करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अभी। इसके अंदर हो क्या रहा है, मैंने इनिशियली 24 एंटर किया था एक्स के अंदर, वाई के अंदर 9 एंटर किया था, ठीक है। तो ठीक है वाई सर। जो है वो बी के अंदर चला गया, ठीक है। एक्स जो है वो ए के अंदर आ गया, सही है। जी सर ठीक है। यहाँ तक तो ये हो गया। बी की वैल्यू क्या है अभी, 9 है। तो कंडीशन 9 जो है क्या वो ग्रेटर नॉट इक्वल है 0 के, बिल्कुल नॉट इक्वल है, यानी कि ट्रू हो गई कंडीशन, अंदर आ गया हूँ मैं। तो बी की वैल्यू जो है वो 9 मैंने टी के अंदर स्टोर करवा दी है, तो टी की वैल्यू क्या हो गई, 9, सही है। 9 यस सही है सर। ए और बी की वैल्यू जो है उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, 6 निकल रहा है, ठीक है। टी की वैल्यू 9 थी तो वो ए के अंदर अपडेट होके 9 बन गई, ठीक है, सही है ना। सर ए और बी का रिमाइंडर 6 आ रहा है ना सर। ए और बी का रिमाइंडर, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका रिमाइंडर जो है वो 6 आया बी के अंदर, बी के अंदर जो सही है स्टोर सर। हुआ वो 6 हुआ। बी के अंदर जो है वो मैंने 9 स्टोर करवा के आया था ये वाली लाइन में, ठीक है। तो उस 9 को मैंने स्टोर करवा दिया इस ए के अंदर, तो ए की वैल्यू जो है वो अपडेट होके 24 नहीं रही अब 9 आ गई है, ठीक है। 9 होने की वजह से अब ठीक है मैं सर। बाहर आया हूँ लूप के अंदर, फिर दोबारा चेक किया मैंने कंडीशन, बी की वैल्यू जो है वो 9 से अपडेट होके 6 हो चुकी है, ठीक है। तो क्या 6 नॉट इक्वल है 0, बिल्कुल नॉट इक्वल है 0। अब दोबारा से डिवीजन परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि डिवीजन परफॉर्म करने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या निकल रहा है, सही है। तो मतलब आगे का काम करवाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो बी के अंदर 6 है, 6 को मैंने डलवा दिया टी के अंदर, तो 9 की जगह क्या आ गया, अब यहाँ पर 6 आ गया जब दूसरी दफा चल रहा है। ए के अंदर मेरे पास क्या है, 9 था, बी के अंदर मेरे पास क्या है, 6 है। तो 9%6 मैंने करना है अब। इसमें रिमाइंडर क्या निकलेगा, इसमें रिमाइंडर मेरे ख्याल से 3 निकलना चाहिए, ठीक है। 9 और 6 को जब मैंने डिवाइड करवाया है तो इसमें जी रिमाइंडर सर। मेरे पास 3 कुछ आ रहा होगा, सही है। तो 3 मेरे पास रिमाइंडर आ गया, अब इस 3 आया, ओके 3 ही आया शायद यहाँ। 3 आएगा सर। एक मिनट, ए के अंदर मेरे पास क्या है, सर 5 सर। ए के अंदर 6 है या ए के अंदर 9 है, ए के अंदर 9 है और बी के अंदर 6 है, तो 3 आएगा ना। यस सर। चलो भाई रिजल्ट आ गया हमारे पास इधर 3। फिर ए के अंदर मेरे पास दोबारा से अपडेट हो गया, 3 आ गया था, बी के अंदर वैल्यू मेरे पास अपडेट हो गया 3 हो गई है। टी के अंदर मेरे पास क्या है, 6 है, ठीक है। अच्छा, ये 6 जो है वो बी की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 6 से हट के 3 हो गई है। अब क्या है, 6 से हट के ये भी वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, 3 और 6 यानी कि 6%3 या 3%6 होगा, सॉरी इसमें 3%6, तो मैं उल्टा लिख रहा हूँ, 6%3, 6/3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा रिमाइंडर इसका, ठीक है। यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में 6 न्यूमिनेटर में, कम्प्लीटली डिवाइड तो मतलब क्या हुआ, क्या कह रहा था मैं, हाँ। तो अब जो है मेरे पास लूप नहीं चलेगा क्योंकि मेरे पास इसका रिजल्ट जो है बी की वैल्यू 3 से हट के 0 हो चुकी है, ठीक है, बी की वैल्यू मेरे पास। और ए के अंदर मैंने क्या डलवा दिया है, ए के अंदर 3 था तो टी की वैल्यू 6 से हट के 3 आ गई ये वाली लाइन से, ठीक है। तो अब जो है जब मैं बाहर आया लूप से तो बी की वैल्यू नॉट इक्वल 0, जो कि कंडीशंस मेरे पास फॉल्स हो गई क्योंकि बी की वैल्यू जो है वो 0 है।
जीरो इक्वल होता है जीरो के, तो कंडीशन फॉल्स है, मैं इस लूप में अब नहीं रहा, बाहर आ गया, तो मुझे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है उसका क्या मिला, मतलब इन दोनों नंबर्स का 24 और 9 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मेरे पास 3 है, यानी कि ये दोनों मैक्सिमम 3 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, इससे ऊपर के किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, दोनों कॉमन, कोई नंबर नहीं है ऐसा इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो जी सी डी मेरे पास 3 निकल आया। अच्छा, एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया है, जी सी डी से डिवाइड करवा दिया है इन दोनों के प्रोडक्ट को, यानी कि 9 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करवाया हमने और डिवाइड कर दिया 3 से, तो जो रिजल्ट निकला वो हमारे पास एलसीएम है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोड था जीसीडी और एलसीएम फाइंड आउट करने का। एक ये एग्जांपल थी वाइल लूप के लिए। इसके अंदर भी हमारे पास लूप का कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कितनी दफ़ा चलेगा, मतलब इसके अंदर ये मेन था रीज़न कि हमें उस वक्त तक लूप चलाते रहो जब तक ज़ीरो ना आ जाए। ठीक है, मेन बताने वाला इसमें बात जो है वो यही है, लूप को उस वक्त तक चलाना है जब तक ज़ीरो ना आए। सही है। अच्छा जी, सर हाँ, ये फॉर लूप की कंडीशन यूज कर सकते हैं, फॉर लूप की? फॉर लूप की कंडीशन यूज़ तो करोगे लेकिन उसके अंदर कंडीशन बनाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ज़ीरो उस वक्त तक जब तक ना आ जाए तब तक काम करते रहो, तो ये किस तरीके से होगा उसके अंदर, तो ये थोड़ा सा लिखना मुश्किल होता है उसमें। ठीक है। खैर, ये क्या है, फाइंड रिवर्स ऑफ अ नंबर। अच्छा, रिवर्स ऑफ अ नंबर के अंदर जो मेथड यूज हो रहा होता है ना वो वही होता है जो हमने लास्ट अभी देखा था ना, जिसके अंदर मैंने इंडिविजुअल नंबर्स को एक्सेस किया था। जब इंडिविजुअल नंबर्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ तो उनको मैं इंडिविजुअल नंबर को प्रिंट आउट भी करवा सकता हूँ या स्टोर भी करवा सकता हूँ, यानी कि लास्ट टाइम मैंने यही किया था ना, पहले परसेंटेज निकलवाया था, जो लास्ट पीछे एग्जाम्पल थी एडिशन वाली, इसके अंदर क्या किया था, पहले मैंने रिमाइंडर देखा था, फिर एडिशन की थी और फिर डिवीजन करवा दी ताकि वो नंबर कम होते रहे एक एक करके। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसमें मुझे उल्टा काम करना है। हाँ, ये वाला नहीं है, ये वाला। इसके अंदर मैंने क्या किया है, अपने नंबर को रिवर्स में प्रिंट करवाने के लिए मैंने एक नंबर इनपुट लिया है, लेट से एन कोई नंबर था, उसको मैंने इनपुट करवाया। ठीक है, उस एन नंबर को इनपुट करवाने के बाद मैंने क्या किया है, रिवर्स को मल्टीप्लाई करवाया 10 से, जो कि इनिशियली उसकी वैल्यू क्या थी रिवर्स की, ज़ीरो थी इनिशियली वैल्यू इसकी, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 10 रिवर्स के अंदर ज़ीरो ही आ गया, तो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। सही है भाई। अब इसके बाद क्या है भाई, रिवर्स में मैंने क्या करना है, ऐड कर देना है एन का परसेंटेज 10। ठीक है, यानी कि जो भी नंबर था उसका परसेंटेज 10, तो लेट से 154 मेरे पास एक वो था नंबर जो यूजर ने एंटर किया है। ठीक है, तो जब पहली दफ़ा चल रहा होगा तो रिवर्स के अंदर क्या है, ज़ीरो है। सही है, ज़ीरो के बाद इसने क्या किया, पहली दफ़ा जब ये वाली लाइन चली, रिवर्स के अंदर रखा हुआ है ज़ीरो, ज़ीरो प्लस इंटू 10 ज़ीरो ही आया, यहाँ पर भी ज़ीरो ही है, ज़ीरो में अब मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, प्लस एन परसेंटेज 10। ठीक है, तो इसका 10 से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास क्या निकलेगा, रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 आ गया मेरे पास रिजल्ट। सही है, अब 4 रिजल्ट आ चुका है, ये किसके अंदर स्टोर हो चुका है, आर के अंदर स्टोर हो चुका है। एन को अब मैंने क्या किया, 154 से डिवाइड करवा के, 10 से डिवाइड करवा के ये 4 वाला नंबर जो है वो एलिमिनेट करवा दिया, क्योंकि पॉइंट आ जाएगा और इंटीजर की वजह से ये नंबर एलिमिनेट हो गया। अब क्या बचा है मेरे पास, सिर्फ 15 बचा है। ठीक है, 15 क्या नॉट इक्वल है ज़ीरो के, बिल्कुल नॉट इक्वल है ज़ीरो के, तो लूप के अंदर चला गया ये दोबारा से। अब लूप के अंदर ये क्या कर रहा है, जो भी मेरे पास रिवर्स की वैल्यू थी उसको 10 से मल्टीप्लाई करा दो, तो लास्ट टाइम मेरे पास उसकी वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो 10 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये क्या बन गई, 40 बन गई। ठीक है, 40 बन गई। अब क्या करना है भाई, इस 40 को ऐड करवा दो इसके रिमाइंडर से, यानी कि इसको मैंने दोबारा से 15 को, एन को, जो एन मेरे पास है यानी कि 15 है, इसका रिमाइंडर मैं लूंगा जब 10 से, तो मेरे पास क्या आएगा 5, तो ये कितना हो गया 45, आर के अंदर मेरे पास आ चुका है 45। ठीक है भाई, अब अगली लाइन में क्या कर रहे हैं,
इस 15 यानी कि जो नंबर था मेरे पास एक्चुअल 154 को लास्ट टाइम मैं डिवाइड करवा के 4 एलिमिनेट करवा चुका था। इस वाली दफ़ा जब मैं लूप चला रहा हूँ तो दोबारा से डिवाइड करवाया, अब मेरे पास 5 आ चुका है, 5 एलिमिनेट हो गया, सिर्फ बचा क्या, अब 1 बचा है। ठीक है, तो जब मैं 1 बचा है दोबारा चेक किया, नॉट इक्वल है, बिल्कुल ज़ीरो के, कंडीशन ट्रू है, मैं लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आया तो मुझे क्या दिख रहा है भाई, जो भी मेरे पास रिवर्स की वैल्यू थी उसको करवा दो मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये मतलब कितनी बन गई, 450 बन गई। 45 थी, मल्टीप्लाई बाय 10, 450 हो गई। ठीक है, अब इस 450 को हमने क्या करना है, 450 के अंदर दोबारा से रिमाइंडर ऐड करवा देना है। एन का मैं 10 से रिमाइंडर निकलवा रहा हूँ, तो 1 का मैं रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ 10 से, तो 1 का रिमाइंडर 10 से क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। तो 450 के अंदर जब मैंने 1 ऐड किया तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट कितना आ गया है, 451। और इसके बाद मैंने जब रिमाइंडर ऐड करवा दिया, इसके बाद जब मैं डिवीजन परफॉर्म कर रहा हूँ तो 1 भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 1 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास 0.1 वैल्यू आई, और पॉइंट के बाद मैं इंटीजर की वजह से एन के अंदर मैं स्टोर ही नहीं कर पा सकता, तो एन के अंदर क्या आ गया फाइनली, जब तीसरी दफ़ा लूप चला तो एन के अंदर मेरे पास 0 आ चुका है। तो ये 0 जो है नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हुई तो ये अब लूप के अंदर नहीं रहेगा, लूप से जंप करके ये प्रिंट एफ के ऊपर आ गया। प्रिंट एफ के में उसको क्या दिखा, जो भी मेरे पास फाइनल रिवर्स में नंबर है उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 451। इनिशियली मैंने क्या एंटर किया था, 154। ठीक है, 154 था, 4 जो है वो पहले 40 बनाया, 40 से फिर उसमें 5 ऐड किया, फिर 450 बनाया, फिर उसमें 1 ऐड किया, और फिर एग्जिट हो गया हूँ मैं लूप से, क्योंकि टोटल मेरे पास डिजिट जो थे वो 3 ही थे, 3 डिजिट थे, 3 डिजिट के बाद इसको 0 हो जाना था लाजमी तौर पे, तो 10 से डिवाइड करवा के, तो ये मेरे पास प्रिंट हो गया फाइनली रिवर्स ऑर्डर में। मेरे पास ये जो भी डेटा था यूज़र ने एंटर किया था। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल हो गई हमारे पास वाइल लूप की, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं यार, कोई भी नंबर, या कोई भी नंबर तो नहीं खैर, जब हमें सर ये लास्ट n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, ये एक दफा रिपीट करिएगा। अच्छा ये क्यों किया, ये तुम पूछना चाह रहे हो। जी जी। यार मेरे पास वैल्यू कितनी थी, 1, 5 थी और 4 थी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ये नंबर उठाना है। तो ये नंबर उठाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ये कर सकता हूँ कि इसका मैं रिमाइंडर ले लूँ, किसके साथ, 10 के साथ। इस पूरे नंबर का मैंने रिमाइंडर ले लिया 10 के साथ। ठीक है, तो 10 के साथ जब मैंने रिमाइंडर लिया तो मेरे पास ये नंबर इस कंप्लीट नंबर से एक्सट्रैक्ट होके एक अलग आ गया, 4 बचा। सही है, अब मैंने क्या किया, इस 4 के साथ क्या किया है, 4 बच गया, मतलब 4 एक सेपरेट हो चुका है इस कंप्लीट नंबर से। तो जब 4 सेपरेट करवा चुका हूँ तो इस टोटल नंबर में से मुझे इस 4 को हटाना भी होगा, तो हटाने के लिए क्या किया, इसको अब मैं क्या करवा रहा हूँ, परसेंटेज लेने के बजाय डिवाइड करवा रहा हूँ 10 से। तो 10 से डिवाइड करवाने के बाद क्या हुआ मेरे पास, जब मैं 154 को डिवाइड करवाऊंगा 10 से, ठीक है, तो मेरे तो पास क्या रिमाइंडर रिजल्ट आएगा, आएगा, फिर हम 15.4 आएगा मेरे पास रिजल्ट 10 से डिवाइड करने पॉइंट के फोर बाद। हम नेग्लेक्ट कर देंगे। 0.4 निग्लेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप n की क्या है, इंटीजर है। वो इंटीजर है। इंटीजर चलें, के सही अंदर सही। पॉइंट में कभी भी वैल्यू नहीं आ सकती, तो इंटीजर से क्या हुआ, मेरे पास जो 4 मैं अलग कर चुका हूँ पहले से, वो अब इस एक्चुअल नंबर में से भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, एलिमिनेट हो गया, अब मेरे पास जब ये एलिमिनेट हो गया तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ 15 बचा है। अब 15 का मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ, दोबारा से मैं रिमाइंडर देख रहा हूँ 10 के रिस्पेक्टिव। ठीक है, और ऐड क्या कर रहा हूँ, जो प्रीवियस नंबर आया था उसके मल्टीप्लाई बाय 10 से। प्रीवियस नंबर मेरे पास क्या था, 4 था, उसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 10 से, प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई करवा दिया 10 से, जो भी लास्ट मेरे पास एक्सट्रैक्ट हुआ था नंबर, लास्ट एक्सट्रैक्ट क्या हुआ था, 4 हुआ था लास्ट एक्सट्रैक्ट। लास्ट एक्सट्रैक्ट को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 10 से, ताकि उसका जो है सिग्निफिकेंस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि मुझे क्या करना है, 4 को उठा के इस साइड पे लेके आना है ना, तो एक दफ़ा ये मल्टीप्लाई करवाया, जब दोबारा लूप चल रहा होगा तो दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मैं पहुंच जाऊंगा।
यानी कि 4 इधर आया पहले, फिर इधर आया, 2 दफ़ा जब लूप चलेगा। इसी तरीके से 5 फिर आएगा, पहले इधर आ रहा है, ऐड किया मैंने 5 के साथ, यानी कि 15 का जब मैंने 10 से रिमाइंडर निकाला तो मेरे पास 5 आया, तो ये कितना बन गया 45। ठीक है, 5 अभी भी जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट पे है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय, जब नेक्स्ट दफ़ा लूप चल रहा होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करने से ये 5 जो है वो एक और आगे हो जाएगा। ठीक है, और 4 2 दफ़ा आगे हो चुका है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और जो रिमाइंडर वाला है ना फंक्शन, उन सब के कॉम्बिनेशन से ना मैंने ये एक एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लिया, जिसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल नंबर को एक्सेस करते जा रहा हूँ एलएसबी की साइड से, यानी कि लोएस्ट साइड से जो है, यानी कि यूनिट साइड से मैं एक एक नंबर को एक्सेस कर रहा हूँ और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ऐसा ऑपरेशन जो मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी कि मैंने 154 में से सबसे पहला नंबर उठाया, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते करते मैं लेके आ गया फुल एमएसबी के ऊपर। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 5 को उठाया, ऑपरेशन परफॉर्म करके इधर लेके आया। ठीक है, तो इस टाइप का हमने एल्गोरिदम डिज़ाइन किया, इससे हमारे पास ये जो है, जो भी हमने नंबर एंटर किया है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट आउट हो गया। सही है, तो ये एक और एग्जांपल हो गई। अब आ जाते हैं यार, ये क्या है, काउंटर कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप, इसको तो इग्नोर ही करते हैं। काउंटर कंट्रोल लूप, फॉर लूप पे आ जाते हैं डायरेक्ट। फॉर लूप के अंदर क्या है, काउंटर कंट्रोल लूप बस वही है, जैसे फॉर लूप होता है ना, वाइल लूप के अंदर अब मुझे पता है यार, मैंने लूप चलाना है 10 दफ़ा, तो जो मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी ना, i <10 जब तक है तब तक उस्मान प्रिंट करते रहो। ठीक है, तो ये काउंटर कंट्रोल लूप है, प्रिंट करवाया उस्मान, अगले लाइन में मैंने आई में प्लस प्लस कर दिया, तो ये एक काउंटर बनाया मैंने, किस वेरिएबल का, आई वेरिएबल का। आई वेरिएबल के अंदर मैं एक इंक्रीमेंट करवाते जा रहा हूँ, और उस वक्त तक करवाते जा रहा हूँ जब तक <10 है। आई की वैल्यू मैंने इनिशियली जो इस लूप में घुसने से पहले आई की वैल्यू 0 सेट की हुई थी। ठीक है, तो ये करेगा क्या, प्रिंट करवाएगा उस्मान, इंक्रीमेंट होगा, आई के अंदर 2 हो गया, 1 हो गया, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, उस वक्त तक जब तक कि 10 नहीं हो जाए प्रिंट करवाते रहूंगा मैं। तो ये कहलाता है काउंटर कंट्रोल लूप। ठीक है, काउंटर कंट्रोल लूप के अंदर ना अब हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ वो है कि 10 दफ़ा चलाना है, 100 दफ़ा चलाना है, या यूज़र कोई एंटर कर दे कि 100 दफ़ा, जैसे उसने टाइप कर दिया तो उतनी दफ़ा चलेगा, 15 दफ़ा टाइप किया तो 15 दफ़ा चल जाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने ये कर दिया कि इसको 10 की जगह मैंने कोई x लिख दिया, x दफ़ा चले, और x मैंने स्कैन के थ्रू यूज़र से इनपुट करवा लिया, तो ये x टाइम चलेगा जब भी यूज़र जो भी x की वैल्यू एंटर करे। ठीक है, तो हो कुछ भी सकता है, सिनेरियो कुछ भी बन सकते हैं। तो यहाँ तक हो गई बात। अब आ जाते हैं फॉर लूप के अंदर, जब हमें टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी है लूप की, कितनी दफ़ा वो काम को परफॉर्म कर रहा है बार बार, अगर वो हमें फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स पता है तो फॉर लूप सबसे बेस्ट होता है। एक ही लाइन में हमें पता चल जाता है कि वो कितनी दफ़ा चल रहा है और उसकी सेटिंग वगैरह क्या हुई हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और एक पॉइंट से यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से अगला पॉइंट यानी कि दूसरी आइटरेशन चढ़ने में वो जंप कितने का कर रहा है, यानी कि वो मॉडिफिकेशन से पता चल रहा है। यानी कि मैं यहाँ पर +2 भी लिख सकता हूँ, +18 भी लिख सकता हूँ, तो ये क्या करेगा, 1 पे चलाएगा, फिर डायरेक्ट 18 के ऊपर 19 के ऊपर चलाएगा, 18 + 1 19 हो गया, फिर 19 + 18 पे कुछ चला रहा होगा, तो मॉडिफिकेशन भी मुझे डायरेक्टली यहीं पे एक ही लाइन में पता चल रही है, मुझे पूरा अंदर का कोड रीड नहीं करना पड़ रहा। तो फॉर लूप में बस एक ये फ़ायदा मिल जाता है, सब कुछ बाहर आ गया, जो हमारे पास वाइल लूप की चीज़ है ना। अच्छा, अब इसके अंदर हो क्या रहा होता है, सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास उसको हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन, यानी कि ये फॉर लूप जो है मेरा स्टार्ट किस पोजीशन से हो रहा है। ठीक है, तो i = 1, अब ज़रूरी नहीं इंटीजर यहाँ पर लिखा जाए, बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं इंटीजर i = 0, या इंटीजर i से डिफाइन कर दिया मैंने, और i की वैल्यू मैंने बस यहाँ पर असाइन कर दी कि i की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो। बाज़ औक़ात हम i = 1 भी नहीं लिखते, आई की वैल्यू जो है वो लेट से कोई
यूजर से इनपुट करवा के मैं स्टार्ट पोजीशन बता रहा हूँ कि लेट से 15 से इंक्रीमेंट हो, ठीक है, या 30 से इंक्रीमेंट हो, ठीक है, तो जो भी है वो कुछ भी सकता है। तो इनिशियल जो कंडीशन है ना वो यहाँ पर लिखी जाती है सेमी कॉलन से पहले कुछ जो कुछ भी है वो मेरे पास फॉर लूप का इनिशियल स्टेट बताती है, यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंडीशन, यानी कि एंड कब होगा वो फॉर लूप। तो एंड पे हमने बता दिया लेस देन 101 या लेस देन 10 या लेस देन 11 जो भी है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये फॉर लूप एंड किस टाइम पे हो रहा है वो देखा जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंक्रीमेंट कितना हो रहा है जो मैंने इनिशियल कंडीशन दी है उसमें, ठीक है, हर दफा, यानी कि हर दफा जब ये लूप चलेगा तो उसके अंदर इंक्रीमेंट कितना होगा। तो लास्ट में मैंने मॉडिफिकेशन बता दी कि मॉडिफाई ये करो इस वेरिएबल को जो इनिशियल में मैंने गिवन किया है, और जिसके अंदर मॉडिफिकेशन हो चुकी है, मॉडिफिकेशन होने के बाद फिर कंडीशन चेक होती है। यानी कि सबसे पहले मैं इनिशियलाइजेशन में गया, इनिशियलाइजेशन करने के बाद मैंने क्या करना होगा, कंडीशन चेक करनी होगी। कंडीशन ट्रू है तो मैं किस में आऊँगा, लूप के अंदर आऊँगा। लूप के अंदर पे मैं सारा कुछ चलाऊंगा, चलाने के बाद क्या करूँगा, जब सारी लाइंस चल जाएंगी लूप के अंदर की तो मैं किस पे जाऊँगा, मॉडिफिकेशन के ऊपर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 लूप के अंदर, स्टेप नंबर 4 इंक्रीमेंट, स्टेप नंबर 5 दोबारा से चेक, कंडीशन चेक। फिर कंडीशन चेक होने के बाद दोबारा से 3 4 5, फिर दोबारा से 3 4 5 3 4 5 ये चलता रहेगा। फिर 1 जो है वो सिर्फ 1 और 2 सिर्फ एक दफा आते हैं, इस मतलब जो रिपीटेशन है इसके अंदर जो है, ठीक है। तो ये इसका फ्लो होता है फॉर लूप का। अच्छा जी, इसके अंदर की एक एग्जांपल देख लेते हैं अब। ये एग्जांपल क्या है यार, फैक्टोरियल हमने फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का जो यूजर ने एंटर किया है, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या होता है यार, फैक्टोरियल होता है, ये मैं वाइल लूप से भी करवा सकता हूँ फैक्टोरियल फाइंड आउट, लेकिन इसमें फॉर लूप से करवाया गया तो दोनों से हो सकता है, ये इतना इशू नहीं है। मतलब फैक्टोरियल होता क्या है, जो नंबर एंटर किया है उसके फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करवाओ या ना करवाओ, ठीक है। यानी कि मैंने क्या करना है, जो भी वैल्यू है ना मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट, उस स्टार्टिंग पॉइंट में से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है एक कम और उसको मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करवाना है, फिर दोबारा एक कम करना है, उसको मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसको एक कम करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसको एक कम करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसको एक कम करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसको एक कम करना है और लूप से बाहर आ जाना है भाई, मल्टीप्लाई नहीं करवा देना, ठीक है। लूप से बाहर आ जाओ, लूप से बाहर हम इस पोजीशन पे भी आ सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करवाने का फायदा है नहीं, हेलो, एक ज्यादा चल रहा है बस लूप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर लेक्चर और कितनी देर चलेगा? बस 2 या 3 मिनट, ये वाला खत्म कर दूं मैं, ठीक है। चलें सर, काइंडली चलो कर ठीक लें। है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था यार, मैं ये बता रहा था हमारे पास लेट से यूजर ने एंटर किया है 4, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा, कम हो जाएंगे, ठीक है। 4 एंटर किया है तो 4 स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास क्या है, 1 है। इसको वैसे उल्टा चलाना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट में वही देखूं जो यूज़र ने एंटर किया, सही है, और उस वक्त तक चलाते रहूं जब तक कि जो यूज़र ने एंटर किया है सी की वैल्यू मैंने n कह दी, सी इक्वल्स टू n, और उस वक्त तक चलाते रहूं जब तक कि सी की वैल्यू इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1 नहीं हो जाती, ठीक है। और सेमी कॉलन सी माइनस माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। तो उल्टा लूप चला रहा हूँ मैं, तो इनिशियली सी के अंदर मेरे पास वैल्यू क्या आई, 4 आई, ठीक है। तो फैक्टोरियल में फैक्ट जो है वो इनिशियली मैंने 1 स्टोर करवाया हुआ था, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 रिजल्ट स्टोर हो गया फैक्ट के अंदर। अच्छा, अब स्टोर होने के बाद इसने क्या किया, सी के अंदर जो भी वैल्यू थी 4 थी, 4 में एक माइनस कर दिया तो क्या बच गई 3। क्या 3 जो है वो 1 नॉट इक्वल है 1 के, बिल्कुल नॉट इक्वल है, तो ये अंदर आ गया। अब क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा ये, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ये, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 के बाद जब
4 मल्टीप्लाई बाय 2 के बाद मेरे पास जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जब मैं सी में एक और कम कर दूंगा, 2 के बाद जब मैं एक और माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास सी के अंदर वैल्यू क्या आई, 1 आई। क्या 1 नॉट इक्वल है 1 के? कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं बाहर आ गया लूप के, और फैक्टोरियल मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल वाले केस में इसको उल्टा भी चला सकते हैं, वरना ये जो दूसरी कंडीशन इन्होंने पहले से लिखी हुई है वो भी काम उससे भी किया जा सकता है। यानी कि मैं 1 से ऑनवर्ड उस वक्त तक मल्टीप्लाई करवाते रहूं जब तक कि मेरे पास वो नंबर के इक्वल ना पहुंच जाऊं। ठीक है, जब तक मैं लेस और इक्वल हूं इस नंबर से, एंटर्ड नंबर से यूजर के, उस वक्त तक मैं आगे बढ़ते रहूं। ठीक है, तो एक तरीका ये भी हो सकता है, तो मर्जी है जो लास्ट बेहतर लगे, आसान लगे। तो खैर यहाँ तक तो कंप्लीट करते हैं। हमारे पास वाइल लूप का बेसिक्स और कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख ली। फॉर लूप का हम लोगों ने एक एग्जांपल देख ली है कि फॉर लूप ऑपरेट वगैरह किस तरीके से हो रहा होता है। बाकी अब की क्लास जो होगी वो होगी थर्सडे के दिन एक, और फ्राइडे के दिन एक क्विज होगा तुम लोगों का इफ एल्स और उससे रिलेटेड। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट्स है। ठीक है, प्रिंट एफ इफ एल्स स्विच तक का। ठीक है, तो सर यहाँ मिड्स पर के एंड बारे में करते आपने हैं। क्या बताया? क्या क्विज के बारे में मैंने ये बताया है कि नहीं सर, मिड्स फ्राइडे के बारे वाले में। दिन, एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज कट रही है, आप क्या कह रहे हैं अभी? मैं ये कह रहा हूँ फ्राइडे वाले दिन मैं एक क्विज असाइन करूंगा तुम लोगों को। कोशिश ये करूंगा कि क्लास के टाइम पे ना हो, क्योंकि क्लास के टाइम पे यार वो नमाज का ब्रेक और वो बीच में आया हुआ होता है। अक्सर लोगों की नमाज जो होती है वो 2:30 बजे स्टार्ट होती है, जैसे मेरे घर की तरफ भी होती है 2:30 बजे एक मस्जिद में। तो कोशिश करेंगे हम लोग यार कि वो थोड़ा सा आगे चले जाए, 5 बजे कुछ कर लें या 4:30 4 के आसपास कुछ कर लें क्विज। तो फ्राइडे वाले दिन क्विज है, थर्सडे वाले दिन एक और क्लास होगी इसी से रिलेटेड। फ्राइडे वाले दिन क्लास होगी कि नहीं होगी ये बाद में ही डिसाइड कर लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी थर्सडे वाले दिन, कुछ चीज़ रह गई, क्योंकि मिड में जो आएगा वो यहाँ लूप्स तक तो आएगा, तो मुझे ये वाले लेक्चर पूरा कंप्लीट करवाना है, वाइल लूप और फॉर लूप और नेस्टेड लूप्स। ठीक है, ये कंप्लीट करवाना है, तो फिर मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा जो मिड तक का है ना। तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है अगर नहीं होगा तो फ्राइडे वाली भी क्लास होगी। ठीक है, सर ये मिड का टाइम टेबल कब तक आएगा? मिड का टाइम टेबल यार ये मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मिड के टाइम टेबल जिस दिन भी आएगा तुम लोगों का मिड, मुझे जो लगता है वो थर्सडे को होगा। मतलब मिड टर्म जब भी होते हैं ना, वो नॉर्मल जो टाइमिंग्स होती है ना उसी में ही हो रहे होते हैं, यानी कि क्लास की जो नॉर्मल टाइमिंग्स वगैरह है। ठीक है, तो मेरे एक्सपेक्टेड यही है कि थर्सडे या फ्राइडे को होगा, इन दोनों में से किसी एक दिन होगा तुम लोगों सर कुछ 2:30 बजे आपने बताया? का। क्विज हम लोग 4 बजे कुछ देखेंगे यार, टाइमिंग मैं बता दूंगा दोबारा से, लेकिन फ्राइडे वाले दिन होगा मेन, मेन जो बात है। ठीक है, और टॉपिक क्या है क्विज के? क्विज के टॉपिक है तुम्हारे लास्ट चैप्टर यानी कि स्विच केस स्टेटमेंट तक। ठीक है, शुरू में तो तुम लोगों का प्रिंट एफ स्कैन एफ है, वो तो बस बच्चों वाली चीजें हैं, उसको सर जी, तो सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर थर्सडे को तो हमारा कैलकुलस का क्विज है। थर्सडे को क्विज है तो मैं तो फ्राइडे को रख रहा हूँ ना। अब फ्राइडे को रख लें। आ रहा है सर सर, इशू ये आ रहा है कि नेक्स्ट उससे वीक से जो है वो क्विज़ वो मिड्स सर फ्राइडे को मसला तो नहीं होगा? फ्राइडे को कोई मसला नहीं होगा भाई, होना भी नहीं चाहिए, फ्राइडे को क्विज होगा। और मतलब अंदाजा हो जाएगा उसको, इससे तुम लोगों के पेपर में किस टाइप के सवाल वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है ना मैंने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई तुम लोगों से सवाल पूछा नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं एक सर रखना असाइनमेंट चाह रहा सॉल्व हूँ। किए थे प्रोग्रामिंग के रिलेटेड असाइनमेंट। असाइनमेंट तो किए हैं बिल्कुल, असाइनमेंट तो मतलब बंदा गूगल गूगल पे छाप के कुछ कर ही लेता है। जब आपके पास टाइम लिमिटेशंस और इस टाइप की चीजें आ जाती है ना, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है नहीं सर, क्विज खुद किए थे। करना। और ठीक है, तो बस मैं ये कहूँगा कि फ्राइडे वाले का क्विज से तुम लोगों को थोड़ी सी अंदाजा हो जाएगा कि मिड टर्म जो है वो मेरे ख्याल से 2 घंटे का है या 1.5 घंटे का है, मुझे आइडिया नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन 2 घंटे मोस्ट का है सर, वन एक्सपेक्टेड 2 घंटे का ही होगा। अपलोडिंग का टाइम। तो 2 घंटे के उस मिड टर्म में जो तुम लोगों को सवाल वगैरह दिए जाएंगे तो वो किस टाइप के होंगे, प्रोग्रामिंग में, थ्योरी में। ठीक है,
तो उसका थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा उसको इससे। ठीक है, तो पर एंड करते हैं बस। सर कोई हैंड रिटन होगा या फिर आपको हमें कोड भेजना होगा स्क्रीनशॉट लगा के? यार ये आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही है। खैर ये क्विज जो होगा ना यार उसमें होगा। तुम लोगों की मर्जी है, हैंड रिटन देना चाहो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर तुम लोग डेव सी वगैरह के ऊपर लिख के दे रहे हो तो वो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाना यार, मेहरबानी होगी तुम लोगों की। स्क्रीनशॉट में ना मुझे देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और बस ये करना, कंट्रोल ए दबाना पूरे कोड के ऊपर, कॉपी करना, वर्ड पे जाना, कंट्रोल वी कर देना, पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट करने के बाद तुम लोगों ने बस उसको पीडीएफ बनाना है। ठीक है, पीडीएफ बनाने आता है ना तुम लोगों को? जी सर आता है। यस सर। और कॉपी पेस्ट भी आता ही होगा वर्ड पे किस नो तरीके से सर। करेंगे। तो बस सही है, ये कर लोगे तुम लोग। चलो यार सर यहाँ पर कोडिंग बस टाइम end आधा करते हैं घंटा यार। एक्स्ट्रा सर मिलेगा। कोड में थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो पूरा तो रॉन्ग नहीं हो जाएगा ना? नहीं बस मैं वो देखूंगा अगर कंडीशन आपकी सही हुई तो। कंडीशंस, और वो जो है एल्गोरिदम वो थोड़ा ठीक होना चाहिए, तो कुछ नंबर मिल ही जाएंगे, पूरे नहीं मिलेंगे बस। ठीक है, मिड टर्म में वैसे कितने सवाल होते हैं, आपको कुछ आइडिया है? मतलब कितने आप देंगे सवाल? यार मिड टर्म में मुझे अभी आइडिया नहीं, मेरे ख्याल से 6 या तो 5 से 6 ही 5, होते हैं, 5 से 6। 5 या 6 यस। ठीक है जी, चलो एंड करते हैं यार, ओके क्लास होगी तुम लोगों की आगे और भी। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।